तो आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप लगातार पढ़ रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे इसी उत्साह के साथ और पूरी एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए। टॉपिक मेरा मुगल साम्राज्य का है आज का हमारा, ठीक है। और ये सेकंड पार्ट है बाबर का सेकंड पार्ट है। वैसे चौथी क्लास है मुगल साम्राज्य की। प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। क्लास के बाद क्लास बाई क्लास मैं नंबर डालते जा रहा हूँ, थंबनेल पे डलवाते जा रहे हैं हम, तो उस हिसाब से आपको मिल जाएंगे। तो बाबर के विषय में पहली क्लास में मैंने पढ़ा दिया और उसमें कुछ थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई थी। ह्यूमन बीइंग है, एरर्स होते हैं, आपको पता है जीवन में, तो एरर्स हमसे भी होते रहते हैं पढ़ाने में। क्योंकि मामला जीएस का बहुत बड़ा भंडार है, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग सोर्स हैं, वहाँ से मैं लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्लास में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो वहाँ 1599 लिख गया था एक युद्ध में, वो गलत था, तो उसे क्रम से बता देंगे। जैसे 1519 के बाद 20 में पहला आक्रमण 1519 में किया बाबर ने, है ना। 19 के बाद फिर 20 में आया, 20 के बाद फिर उसने कब किया, 24 में किया था, है ना। फिर 25 में किया था, फिर 26 में किया था। ऐसे करके बाबर ने 5 आक्रमण भारत पे किए। तो 99 वाली वर्ष गलत है, उसे आप हटा लीजिएगा। लास्ट में मैं बता दूंगा और विस्तार से उसके विषय में, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, जहां पर हम गलत होते हैं वहां पर आप बताइए, और आपके बताने से ही हमें पता चलता है कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं, एरर्स हो रहे हैं। तो वो जड़ी बूटी की तरह काम करता है, उस पर और मेहनत हम करते हैं अगले दिन, है ना। और मेहनत करके बहुत अच्छे से पढ़ते हैं अलग अलग किताबों से, और फिर आपके सामने हाजिर होते हैं अपनी एक क्लास को लेकर के। तो उम्मीद है कि अंत तक क्लास में बने रहेंगे और क्लास को सबसे पहले शेयर कर दीजिए। तो बाबर के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, भारत के विषय में पढ़ेंगे इसमें। देखो, बाबर भारत में आया, तकरीबन 4 साल तक ही भारत में रहा। चौथी साल में तो उसका निधन ही हो गया। 1526 से लेकर 1530 तक का समय काल बाबर का भारत में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं हम। अफगानिस्तान से आया वो सारी वर्षों को नहीं पढ़ रहे हैं, वो वाले मैंने पहले पार्ट में पढ़ा दिया। अभी जो आज का पार्ट है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के पार्ट से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे यहाँ, जितने भी एग्जाम्स में पूछेंगे वो इसी पार्ट से, और इसी पार्ट से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इस क्लास को आप अच्छे से कंठस्थ कर लेना। थोड़ा सा विस्तार पूर्वक मैंने इसमें कोशिश करी है आपको पढ़ाने की, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर सबसे पहले आप अपने मित्रों के दोस्तों के साथ। तो बाबर 1526 से 1530 तक 4 साल के शासनकाल में भारत में रहा। और बाबर अपने साथ एक पुत्र का उल्लेख बार बार करता है यहाँ पे, हुमायूं का। हुमायूं ज्यादातर 3-4 जो लड़ाइयां लड़ी बाबर ने भारत में, पानीपत, खानवा की, घाघरा की और चंदेरी की, चारों लड़ाइयों में हुमायूं साथ में था बाबर के, ठीक है। और उसके तोपची शामिल थे। तोपची मतलब बाबर की सफलता का यदि श्रेय इतिहासकार देते हैं, अलग अलग इतिहासकार बाबर की सफलता का श्रेय भारत में देते हैं। जैसे बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, या खानवा में राणा सांगा को हराया, राजपूतों को हराया, अफगानों को हराया, अलग अलग शासकों को हराया, तो उसका श्रेय दिया जाता है बाबर के तोप खाने को। इससे पहले भारत में या दिल्ली सल्तनत में या मध्यकाल में तोपों का इस्तेमाल भारत के युद्ध के इतिहास में नहीं हुआ, या दिल्ली सल्तनत के इतिहास में नहीं हुआ, या यूं कह लीजिए मध्यकाल के इतिहास में नहीं हुआ था तोपों का इस्तेमाल। तो बाबर की सफलता का श्रेय तोपों का था, तोप खाने का था, क्योंकि यहाँ पे वो व्यवस्थाएं नहीं थी शासकों के पास, चाहे राजपूत शासक हो, चाहे अफगान शासक हो, चाहे कोई और स्थानीय शासक हो भारत के अलग अलग रियासतों में। तो सफलता का श्रेय तोपों को जाता है। और ये प्रश्न बारंबार आ चुका है, और कहां से प्रश्न आता है वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अंत तक वीडियो में बने रहेंगे, वीडियो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहीं से एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है आपके। तो सबसे पहले बाबर की पहली लड़ाई का बात करते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई, वहीं से शुरू करते हैं। तो फटाफट से देखिए मेरे साथ। तो हेडिंग है हमारी बाबर पार्ट सेकंड, ठीक है। तो देखिए, पानीपत का पहला युद्ध, यहीं से शुरू करते हैं, नोट करते चलिएगा, दिक्कत हो तो बाद में आराम से करिएगा। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल, तारीख भी लिख लेना, 1526 को होता है। कब होता है? 21 अप्रैल 1526 को। हालांकि रण क्षेत्र में जो युद्ध हुआ था वो एक दिन पहले शुरू हो गया था, 20 अप्रैल को शुरू हो गया था, दोनों सेनाओं के मध्य में। कौन सी दोनों सेनाओं के मध्य में? इब्राहिम लोदी की सेना, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, दिल्ली का शासक था, या मध्यकाल का शासक था, या दिल्ली सल्तनत का शासक था उस समय, या यूं कह लीजिए लोदी वंश का शासक था, ठीक है। आप किसी भी प्रकार से पढ़ सकते हैं। इन पॉइंटों को पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर के मेडिवल हिस्ट्री की क्लासेस देखें, वहां मैंने पढ़ा रखा है। तो 21 अप्रैल 1526 को दोनों सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं। कौन कौन सी सेना? बाबर की सेना आती है भैया, और कौन सी सेना? इब्राहिम लोदी की सेना। हरियाणा के पानीपत में ये युद्ध होता है। कहां पे होता है? हरियाणा के पानीपत में। और ये वर्चस्व की जंग थी। इधर इब्राहिम लोदी चाहता था कि बाबर को भारत से भगाना है, ठीक है, बाबर की सेना को यहां से बिल्कुल मार करके भगाना है, नष्ट करके भगाना है। इधर बाबर चाहता था कि भारत में मुझे स्थापित होना है किसी भी कीमत पर, भारत के अंदर अपनी शक्ति को दिखाना है किसी भी कीमत पर,
क्योंकि बाबर तो पूरा मूड बना करके आया था, आपको पता ही है, लगातार युद्ध लड़े उसने भारत के अलग अलग हिस्सों में, पंजाब से शुरू होते हैं, या बाजौर की बात करें, या भीरा के किले की बात करें, या झेलम नदी के आसपास के हिस्से की बात करें, तो बाबर तो भारत में स्थापित होना चाहता था। और भारत में स्थापित होने का एक उद्देश्य था उसका कि जो वो वाला इलाका था, काबुल वाला इलाका था, या खुरासान वाला इलाका था, या बुखारा वाला इलाका था, या फरगना वाला इलाका था, वहां पे तैमूर वंशज बहुत शक्तिशाली लोग थे, तो उन्होंने बाबर को वहां से मार के भगा दिया। तो बाबर की शक्ति वहां नहीं चल पाई, तो उसने रुख किया हमारे देश की तरफ, भारत की तरफ। तो भारत में उसने प्रवेश किया और भारत में जीतता रहा, एक के बाद एक युद्धों को जीतता रहा। भारत में उस समय जो समस्या थी, मैंने पहले वीडियो में बताया है, आंतरिक कलह चल रही थी, आपस में राजा लड़ रहे थे, आपस में एक दूसरे राजा लड़ रहे थे, एक दूसरे को गद्दी से हटाना चाह रहे थे, है ना, अपने अपने हितों को लेकर के। लेकिन सभी लोगों ने मिलकर सामना नहीं किया। यदि सभी लोग मिलकर सामना करते बाबर का, तो बाबर कभी भी सफल नहीं हो पाता भारत में। ठीक है, अब आगे आप पॉइंटों को देखिए और एक एक करके पॉइंट लिखते चलिएगा, ऐसे कहानी बहुत है, मैं बताता चलूंगा उसमें। तो बाबर और इब्राहिम लोदी दो शासक थे, इनके मध्य ये लड़ाई होती है, जिसमें कौन जीतता है, बाबर जीत जाता है। ये पॉइंट नोट करते चलिएगा, ठीक है। अब बाबर ने तुलगामा पद्धति, ये नोट कर लेना, तुलगामा पद्धति एवं उस्मानी पद्धति का उपयोग किया। तुलगामा पद्धति बोलते हैं तोपों को सजाने की व्यवस्था, युद्ध में कहाँ कहाँ पे तोप लगानी है, कहाँ कहाँ से जो दुश्मन की सेना होगी या दूसरी जो सेना होगी उस पर तोपों के माध्यम से गोलों का वार करना है, ठीक है। तोपों को लगाना, तोपों को सजाना, विच इज कॉल्ड ऑफ तुलगामा पद्धति, इसको तुलगामा पद्धति कहा गया है। और उस्मानी पद्धति होती है कि दो, जैसे आपने देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, तोप जो पुराने जमाने में दिखाई जाती है, राजा महाराजाओं की जैसे कोई पिक्चर बनती है, तो दो पहिए लगे रहते हैं और पहियों के बीच में तोप को स्थापित किया जाता है। तो उस व्यवस्था को उस्मानी पद्धति कहा जाता है, ठीक है। उस्मान वंश के एक लोग हुआ करते थे, उन्होंने इस पद्धति का एक तरीके से बोले तो इजाद किया था, आविष्कार किया था, या इसको स्थापित किया था। इस वजह से इस पद्धति का नाम उस्मानी पद्धति पड़ गया। उस्मान लोगों ने किया था उधर ही अफगानिस्तान की तरफ, ठीक है। तो तुलगामा पद्धति और उस्मानी पद्धति का उपयोग किया। ये दोनों पद्धति किससे संबंधित थी, तोपों से संबंधित, तोपों को लगाने से, सजाने से युद्ध मैदान में, ठीक है जी। नोट करते चलना एक एक पॉइंट को आप। अब बाबर के साथ कौन था इस लड़ाई में, बाबर के साथ उसका पुत्र था हुमायूं, इसका उल्लेख लगातार है, हुमायूं साथ में था इस लड़ाई में। और तोपची कौन था, तोप को चलाने वाले उस्ताद अली थे और एक मुस्तफा थे, ये दोनों लोग थे, दोनों के नाम लिख लेना। इनको सफलता का श्रेय जाता है क्योंकि इनको महारत हासिल था तोप चलाने में, तोपों को चलाने में इसको विशेषज्ञता हासिल थी या महारत हासिल था दोनों लोगों को, उस्ताद अली और मुस्तफा। आराम से धैर्य से नोट करें, कोई दिक्कत शक समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ लें, कहीं पर यदि गलती हो रही है तो उसे आप बता सकते हैं, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है, बिल्कुल। बारंबार हमारे चैनल पर है ना, समस्या दिक्कतें होती रहती हैं। जीएस के मामले में यदि मैं बात करूं, फिर भी मेरी कोशिश रहती है ना हो, लेकिन फिर भी हो जाती है, कोई बात नहीं, तो आप उसे सुधार दिया करो, आपका वेलकम है उसके लिए, ठीक है। तो उस्ताद अली और मुस्तफा थे तोपची। अब आगे बात करते हैं, बाबर ने पहली बार पानीपत की लड़ाई में किसका इस्तेमाल किया, तोप खाने का इस्तेमाल किया। नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, पहली बार कह रहा है यहाँ पे एग्जामिनर, माफ कीजिए इतिहासकार, पहली बार कह रहे हैं कि बाबर ने जब भारत में प्रवेश कर लिया फाइनली, तो पहली बार तोपों का इस्तेमाल कौन सी लड़ाई में कर दिया, पहली बार तोपों का इस्तेमाल पानीपत की लड़ाई में किया, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि पहली बार तो साहब खानवा की लड़ाई में किया, अब क्वेश्चन आएगा साहब पहली बार तो बाजौर की लड़ाई में किया, तो बिल्कुल किया बाबर ने। बाबर ने कई बार जहां जहां भारत के हिस्सों में लड़ाइयां लड़ी वहां तोपों का इस्तेमाल किया, और सफलता का श्रेय तोपों को ही जाता है। यदि तोपों का इस्तेमाल नहीं करता तो दूसरी सेना को हरा ही नहीं पाता बाबर, ये लिखा है इतिहासकारों ने। तोपों की वजह से सेना मारी गई और युद्ध मैदान में बहुत सारे शासक मारे गए, चाहे अफगान शासक हो चाहे राजपूत शासक हो। बाबर को दो लोगों से ही खतरा था भारत में आने के बाद, जब उसने स्थिति को समझा पूरी को, भारत उत्तर भारत की स्थिति को खासतौर पर, तो एक तो अफगान शासक बहुत सारे थे जो अलग अलग रियासतों में शासन करते थे, जो बाबर के विरोधी थे बिल्कुल, और दूसरा राजपूत शासक, और राजपूत शासकों में मुख्य था राणा सांगा जो कि मेवाड़ का शासक था उस समय, राजपूत शासक था, ताकतवर शासक था, उससे पूरा खतरा था बाबर को। तो बाबर इन दोनों का सामना करने के लिए अपनी स्थिति को मजबूत करने में लग गया था। खैर उससे पहले बात करते हैं, तो तोप खाने का पहले इस्तेमाल किया। अब इसके बाद क्या होता है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना को हरा दिया और पानीपत के मैदान में क्या कर दिया, इब्राहिम लोदी की सेना को हरा दिया फाइनली। और इब्राहिम लोदी को, ये पॉइंट नोट करके लिखना आप, मध्यकाल का नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन बता रहा हूं मैं, मध्यकाल का पहला शासक इब्राहिम लोदी था जिसे युद्ध मैदान में मार दिया गया।
युद्ध मैदान में मार दिया गया। किसे मार दिया गया युद्ध मैदान में? इब्राहिम लोदी को मार दिया गया भाई साहब। मध्यकाल का, इससे पहले के इतिहास को जब हम पढ़ेंगे भाई साहब तो मध्यकाल कहते हैं हिस्ट्री में। इस वजह से एग्जामिनर मध्यकाल लिख देता है। उसी को सरल भाषा में, दूसरी भाषा में दिल्ली सल्तनत भी कह सकते हैं आप। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, या सुल्तानों में से पहला शासक था, या मध्यकाल का पहला शासक था जो युद्ध मैदान में मारा गया। उसका नाम था इब्राहिम लोदी। किसके द्वारा मारा गया? बाबर के द्वारा मार दिया गया युद्ध मैदान में। ये प्रश्न अच्छे अच्छे एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में पूछा गया है कि एक शासक बताइए जो युद्ध मैदान में मार दिया गया, मध्यकाल का पहला शासक था। तो इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया उसकी सेना को, अथवा मार भी दिया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। इब्राहिम लोदी का मित्र लड़ रहा था इब्राहिम लोदी के साथ, ग्वालियर का राजा था। इनका नाम था बिक्रमजीत। इनको भी मार दिया गया, बिक्रमजीत को भी मार दिया गया। ग्वालियर के राजा थे बिक्रमजीत, जो कि इब्राहिम लोदी के मित्र थे और पानीपत की पहली लड़ाई में लड़ रहे थे 21 अप्रैल 1526 को। इनको भी मार दिया गया। ठीक है, तो अगला पॉइंट बनता है यहां से, दिल्ली से अफगानों के शासन का क्या कर दिया? अंत कर दिया। जो लोदी वंश था वो कौन सा वंश था? अफगान वंश था। लोदी वंश के लोग कौन थे? अफगान वंश के थे। तो अंत कर दिया और मुगल वंश की स्थापना कर दी बाबर ने। कौन से वंश का अंत करके? अफगान वंश का अंत करके। जो लोदी वंश था वो एकमात्र ऐसा वंश था जो अपने आप को अफगान वंश के मानते थे। एक साहूक हिल शाखा थी अफगानिस्तान की, वहां से अफगान वंश का ये अपने आप को शासक मानते थे। पूरे दिल्ली सल्तनत में यदि पढ़ेंगे तो अधिकांश जो शासक रहे, अधिकांश जो वंश रहे वो तुर्क शासक रहे। कौन रहे? तुर्क मुस्लिम शासक। लेकिन लोदी वंश एकमात्र था जो अफगान शासक था दिल्ली सल्तनत में। तो बाबर ने अफगान वंश का अंत कर दिया इब्राहिम लोदी को मारने के बाद, और काय की स्थापना कर दी? मुगल वंश की। चूंकि माता की तरफ से मंगोलों को मानता था, इस वजह से मुगल वंश नाम आया। मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं आपको। ठीक है, और इसी के साथ बाबर ने लोदियों की, लोदी वंश के लोगों ने 2 राजधानियां बनाई थी। कुल 3 शासक हुए थे लोदी वंश में। कितने शासक हुए? कुल 3। स्थापना लोदी वंश की बहलोल लोदी ने करी थी। दूसरा शासक सिकंदर लोदी, जिसने आगरा की स्थापना करी, आगरा को राजधानी भी बनाया। और तीसरा शासक इब्राहिम लोदी, जो मैं पढ़ा रहा हूं लड़ाई में, जिसे बाबर ने मार दिया था। ठीक है, तो इनकी राजधानियां 2 थी। आगरा भी राजधानी बनाई थी सिकंदर लोदी ने, और दिल्ली भी राजधानी थी सबसे पहले। तो बाबर ने क्या किया कि दोनों राजधानियों पे कब्जा कर लिया। नई पुरानी राजधानी आगरा पे भी कब्जा कर लिया और दिल्ली पे भी कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया? बाबर ने कब्जा कर लिया। किनकी राजधानी थी? लोदी वंश के शासकों की राजधानी थी। ठीक है, अब एक डेट और लिख लेना चाहो तो 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने, ये डेट फाइनली मैं बता रहा हूं, मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी भारत में। काय की स्थापना कर दी? मुगल साम्राज्य की। कौन सी तारीख को? 27 अप्रैल। लड़ाई कब हुई थी? 21 अप्रैल। युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। उसी के कुछ दिनों के बाद 27 अप्रैल को फाइनली मुगल वंश की स्थापना कर दी। और मुगल वंश की स्थापना करने के बाद, चूंकि दोनों राजधानियों पर कब्जा कर लिया, दिल्ली पे और आगरा पर, यहाँ लोदियों का शासन था, मतलब अफगानों का शासन था, तो यहाँ से परास्त कर दिया। मुख्य शासक मारा गया तो बाबर का कब्जा हो गया, मुगल वंश आ गया भारत में। तो अपने पुत्र हुमायूं को आगरा भेज दिया उसने। आगरा में बहुत बड़ा खजाना हुआ करता था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। आगरा में बहुत बड़ा खजाना था लोदियों का, जिसमें सोने, जवाहरात, हीरे, पैसे, सारी कुछ चीजें थी आगरा में। आगरा राजधानी जब सिकंदर लोदी ने बनाया था उस समय से लेकर के बहुत बड़ा खजाना रहा आगरा में। तो इस धन संपदा को लूटने के लिए इस लड़ाई के तुरंत बाद बाबर ने रवाना कर दिया अपने पुत्र हुमायूं को आगरा में, इस पूरे संसाधन को या पूरे खजाने को लूटने के लिए और प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और खुद बाबर पानीपत से चल करके कहां पहुंचा? दिल्ली। और दिल्ली जाकर के बाबर ने, दिल्ली के नजदीक जाकर के तुगलकाबाद एक जगह पड़ती है, और वहां तुगलकाबाद में अपना शिविर बनाया और वहां पे अपनी सेना के साथ आराम विश्राम जो भी किया वहां पे ठहरा। दिल्ली के स्टार्टिंग में कौन सी जगह पे? तुगलकाबाद में। आप कभी दिल्ली जाएंगे तो ये जगह अभी भी मिलेगी। तुगलक वंश के लोगों ने स्थापना करी थी इस जगह की। ठीक है, तो आगरा पहुंचने पर, अब जी मैंने आपको स्टोरी बताई है, मैं पॉइंट बता रहा हूं, मेन चीज है ना। तो आगरा बाबर पहुंचा, बाद में पहले हुमायूं को पहुंचा दिया, फिर बाबर पहुंचता है आगरा दिल्ली से। तो बाबर जैसे पहुंचा है तो हुमायूं ने बाबर को प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा दिया। यहाँ पे क्या दिया? प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा। पहले हुमायूं गया, हुमायूं ने लूट लिया पूरे सारी चीज, जो भी संसाधन मिला वहां से, पैसा, सोना, जवाहरात आगरा से।
बाद में बाबर आया आगरा में, तो आगरा में आया तो उसके पुत्र हुमायूं ने जितना मिला था वो पूरा उसे दिया और कोहिनूर का हीरा दिया। अब हुमायूं ने कोहिनूर का हीरा कहाँ से लिया, प्रश्न ये है। हुमायूं ने कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया था विक्रमजीत के परिवार वालों से, और विक्रमजीत ग्वालियर के राजा थे जो कि इब्राहिम लोदी के मित्र थे और साथ में लड़े थे और मारे गए थे पानीपत की पहली लड़ाई में, तो उनके परिवार वालों से प्राप्त कर लिया। ठीक है, हालांकि इनने बाबर ने हुमायूं ने उनके परिवार वालों से कुछ नहीं कहा, यहाँ इतिहास में ऐसा लिखा है। हालांकि इतिहासकारों में मतभेद बहुत हैं चीजों को लेकर के। लोदी वंश में इब्राहिम लोदी मार दिया गया तो उसके परिवार वालों को संरक्षण दिया बाबर ने, बाकायदा परिवार से कुछ नहीं कहा कि परिवार वालों को सुरक्षित करके रखो, सुरक्षित करके रखो। इधर विक्रमजीत के परिवार वालों को सुरक्षित करके रखा। तो हुमायूं ने आते ही कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया, तो जैसे ही बाबर आया कुछ समय के बाद आगरा में, तो कोहिनूर का हीरा दिया। ठीक है, और ये कहाँ से प्राप्त किया था हुमायूं ने प्राप्त किया ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। ठीक है, नोट करते चलना आराम से। आगे बात करते हैं। फिर बाबर ने वापस खुश होकर के भाई हुमायूं पुत्र बड़ा हमारा ईमानदार आदमी है, ईमानदार बालक है, ईमानदार बच्चा है, बिल्कुल बेईमानी नहीं कर रहा है, इतना पैसा और इतना धन, इतना सोना सोना और क्या बोलते हैं इसे, हीरे जवाहरात देख करके। तो बाबर ने खुश होकर के वापस 70 लाख रुपए और कोहिनूर का हीरा वापस हुमायूं को दे दिया। कैसे दे दिया, हुमायूं को। और बहुत सारे जो अलग अलग सेना में जो मुख्य व्यक्ति थे जिनका महत्वपूर्ण योगदान था, रोल था पानीपत की लड़ाई को जिताने में, उनमें भी पैसे बांट दिया आगरा से खजाना लूट करके हुमायूं और बाबर ने। इसी वजह से, इसी उदारता की वजह से कि अपनी सेना को खूब पैसा देता था, खूब पैसे देता था, सोने जवाहरात देता था। दे कहां से रहा था, अपने घर से थोड़ी ना दे रहा था। अफगानिस्तान से तो लाया नहीं, काबुल से तो लाया नहीं, फरगना से तो लाया नहीं, ना गजनी से लाया। हाँ, गजनी से एक चीज लाया था, दारू, शराब लाया था। ये इसकी सेना शराब बहुत पीती थी बाबर की, है ना, बताएंगे अभी, बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है। शराब बहुत पीती थी, जैसे कहीं रुक रहे हैं तो फिर ये शराब में डल जाते, फिर आराम से मस्त डरे रहते, पौवा पौवा पी के सेना भाई। ठीक है, तो 70 लाख रुपए और हीरा वापस दे दिया। इसी वजह से बाबर की इसी उदारता की वजह से बाबर को उपाधि दी गई, कल भी बताया था मैंने, कलंदर। लिख लेना, परीक्षाओं में पूछा गया है बहुत बार। बाबर को कौन सी उपाधि दे दी गई, कलंदर की उपाधि। क्यों, उदारता की वजह से, पैसे बांट देता था। मतलब भारत से ही ले रहा है और बांट रहा है, कौन सा अपनी जेब से ला रहा है। कोई उपाधि दे दो, तुम्हारी मर्जी की बात है। अब देखो, अब ये पूरा प्रकरण हो गया। अब बाबर लग गया अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को, अपनी सेना को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए। और सेना में पैसा इस वजह से बांटा कि सेना के बहुत सारे लोग चाहते थे कि भारत में गर्मी शुरू हो जाए, ग्रीष्म काल आ जाए, उससे पहले चलो भैया, हम पे नहीं जलेगी यहाँ की गर्मी, क्योंकि वो तो बहुत ठंडे देश अंत आए। या ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ और क्लाइमेट का वहाँ का अंतर हो, वहाँ के अनुकूल हो। हर व्यक्ति का अपने देश का जो मौसम होता है, जलवायु होती है, वो अनुकूल होती है। ठीक है, अब अफगानिस्तान में वो सेना कैसे रहती थी, कैसे नहीं रहती थी, अनुकूलता थी कि नहीं थी, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन भारत के ग्रीष्म काल या भारत की गर्मियों से बड़ा डर लग रहा था, इतिहासकारों ने लिखा है, ये बड़ी दिक्कत देने वाली थी। तो इसी चीज को देखते हुए बाबर बड़े पैसे देने लग गया, जहां जहां से आगरा से सबसे ज्यादा संसाधन और धन लूटा और पैसे बांट दिए कि भाई तुमको जाना नहीं है, यहीं रहना है, वहां कुछ नहीं है, वहां तो अंधेरा है, जो प्रकाश है, जो उजाला है, वो भारत में ही है, आने वाले समय में आपको भारत में ही रहना है। ये अपनी सेना को बार बार समझा रहा था। ठीक है, तो आगे बाबर को जो खतरा था सबसे ज्यादा, वो भारत में किससे था, अफगानों से। चूंकि लोदी वंश के लोग भी अफगान थे और उनके अलग अलग रियासतों में अलग अलग छोटे मोटे राजा थे जो अफगान थे, और राजपूतों से। इन दोनों से सबसे ज्यादा खतरा था, इनको हराना था। बाबर का उद्देश्य ये था कि मैं भारत पर जब स्थापित हो पाऊंगा, पहले अफगानों को पूरे तरीके से हरा दूंगा, जहां जहां अफगान शासन कर रहे हैं अलग अलग रियासतों पर, और राजपूतों को हरा दूंगा, और राजपूतों में हरा दूंगा राणा सांगा को। राणा सांगा से बहुत ज्यादा परेशान था, या राणा सांगा पूरी ताकत के साथ लगा हुआ था बाबर को यहां से खदेड़ने के लिए, क्योंकि राणा सांगा राजपूत शासक था मेवाड़ का, और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़। राणा सांगा कभी भी बाबर को दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का बादशाह मानने को तैयार नहीं था। राणा सांगा और अफगानों ने मिलकर के एक संयुक्त सेना का गठन कर लिया बाबर के खिलाफ, और उन्होंने कहा कि एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना करेंगे। किसने कहा, राणा सांगा ने, एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना की जाएगी। लेकिन बाबर भी अपनी पूरी ताकत से लग गया भारत में। पैसा तो उसने लूट लिया, खजाना तो लूट लिया, सेना को खूब पैसा दे दिया, तो सेना भी इधर टिक गई, उसकी मान गई उसकी बात को। ठीक है, तो देखो उदाहरण के तौर पे कुछ रियासतें मैं बता रहा हूं, जैसे कासिम खां संभल का शासक था, निजाम खां बयाना का शासक था। बयाना सुनो होगा, संभल उत्तर प्रदेश का इस समय जिला है, उस समय रियासत थी, और बयाना भरतपुर के अंतर्गत आने वाली एक तहसील है, उस समय रियासत थी बहुत बड़ी। बयाना में किले भी बने हुए उस समय के। ठीक है, यहाँ पे भंडार भी था। मेवात, मेवात आपने सुना होगा, हरियाणा में अभी दंगे हो गए थे वहां पे,
एक यात्रा को निकालने, सावन में ही, सावन के महीने चल रहे हैं तो सावन में भगवान शिव का वहाँ बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, तो काफ़ी समय से वहाँ यात्रा चलती आ रही है। तो वहाँ पे दूसरे समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यात्रा को घेर करके हमला कर दिया था, लाठियों से, डंडों से, पेट्रोल बमों से, उनसे, है ना। तो ये वही वाला मेवात है। तो इसमें भी उल्लेख है, मेवात का शासक था। तातार खां ग्वालियर का शासक था। इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, ये सभी अफगान थे, और बाबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये मैंने उदाहरण लिखे हैं आपके सामने, आप चाहो तो लिखना, बिल्कुल मत लिखना, कोई दिक्कत की बात नहीं। डिटेल्स में आपको पढ़ना है तो अवश्य लिखिएगा, और आपको कहीं आगे पढ़ाना भी है तो भी अवश्य लिखिएगा। इन्होंने स्वतंत्रता घोषणा कर दी बाबर के सामने कि हम बाबर की अधीनता नहीं स्वीकार करेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, अपनी ताकत से रहेंगे। ये सभी अफगान शासक थे, और ऐसे तमाम और रियासतें थी, वो मैंने लिखी नहीं है, आपको उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो बात समझ में आई। एक तो अफगानों से घबरा रहा था बाबर इधर, और अफगान पूरी ताकत से लगे थे बाबर को भगाने के लिए, क्योंकि इब्राहिम लोदी को मार दिया था, उसका बदला लेना था उनको। और उधर राजपूत शासक राणा सांगा से खतरा था, ठीक है। तो बाबर ने स्ट्रेटेजी अपनाई कि जहां दोस्ती करनी पड़ेगी वहां दोस्ती करेंगे, जहां युद्ध करना पड़ेगा वहां युद्ध करेंगे अफगानों से, ठीक है। तो बाबर ने युद्ध नीति कैसी अपनाई? मैत्री की और युद्ध की, मैत्री और युद्ध नीति अपनाई। किसके खिलाफ? अफगानों के खिलाफ, ठीक है। जो अलग अलग मैंने अफगान शासक गिनाए हैं उनके खिलाफ यहाँ मैत्री की आवश्यकता है तो वहां मैत्री करेंगे, जहां युद्ध की आवश्यकता है वहां युद्ध करेंगे। ऐसी नीति बाबर ने अपनी सेना के माध्यम से स्थापित कर दी भारत में अफगानों को हराने के लिए। तो बाबर ने देखो इटावा, कन्नौज, जौनपुर, गाजीपुर पर यह अधिकार कर लिया और अफगानों को यहाँ से मारकर भगा दिया, सेना को हरा दिया। भाई छोटे छोटे शासक थे, इतनी ताकतवर सेना थी नहीं इन शासकों की। जैसे इटावा में अफगान शासक था, कोई कन्नौज में भी था, जौनपुर में भी था उस समय अफगान शासक, गाजीपुर में, इन जगह पे थे। तो बाबर ने एक एक करके सभी को हरा दिया और अनाउंसमेंट कर दिया, घोषणा कर दी कि जिनको आत्मसमर्पण करना है वो आत्मसमर्पण कर दें, उनको मारा नहीं जाएगा और हमारी साथ सेना में शामिल हो जाएं। तो बहुत सारे अफगान शासक सेना में शामिल हो गए बाबर के साथ आत्मसमर्पण करके, और जिन्होंने नहीं किया उनसे युद्ध किया और उन्हें हरा दिया, ठीक है साहब। तो ये घटनाक्रम यहाँ तक रहा, तो अच्छे से नोट कर लेना। कोई दिक्कत लगी तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, कहीं गलती होगी तो उसको सुधार के लिए आप बता सकते हैं, उसका सुधार कर दिया जाएगा अगली क्लास में। अब आगे चलते हैं। तो बाबर के भारत में दो प्रबल शत्रु थे, जो नोट कर लेना। कौन से शत्रु मानता था? एक तो बंगाल और बिहार के अफगानों को, कौन कौन से राज्य के? बंगाल के अफगान और बिहार के अफगानों को, और दूसरा मेवाड़ के शासक राणा सांगा। इनसे सबसे ज्यादा खतरा था बाबर को जब बाबर भारत में आया और भारत में रहा, और भारत में पहली लड़ाई उसने लड़ी, कौन सी? 1526 की। इतिहास हमें ये बताता है, अभी बाबर हम पढ़ रहे हैं, आगे भी शासकों को हम पढ़ेंगे, यहाँ से ये चीज सीखने को मिल रही है। अगर हमारे शासकों में आपस में ही, भारत के शासकों में आंतरिक कलह नहीं होती, आपस में एक दूसरे से नहीं लड़ रहे होते, है ना, अपने अपने हितों को नहीं साध रहे होते, तो बाबर कभी भी भारत में प्रवेश नहीं कर पाता, कभी भी भारत को नहीं जीत पाता, और कभी भी इब्राहिम लोदी को नहीं हरा पाता, है ना। तो आपस में लड़ रहे भिड़ रहे थे, इसी का फायदा उठा करके वो आया। और ऊपर से दौलत खां पंजाब का गवर्नर था, उसने और बुला लिया कि हमारे चाचा को बिठाओ इब्राहिम लोदी को हरा के। इधर राणा सांगा ने भी कह दिया कि आप आओ और आगरा पे आक्रमण करो। आगरा पे उस समय अधिकार था लोदियों का, तो इनमें पूरा 36 का आंकड़ा चलता था। तो आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? एक ही देश में रह रहे हैं, अलग अलग रियासतों में रह रहे हैं, लेकिन देश तो एक ही है, हिस्सा तो एक ही है, भूभाग तो एक ही है, टुकड़ा तो एक ही है जमीन का, वहीं पे आपस में लड़ रहे थे। इसी चक्कर में उसे गोल्डन चांस मिल गया, स्वर्णिम अवसर मिल गया, सुनहरा अवसर मिल गया। उसने मौके का फायदा उठाया और भारत में आ गया, और इनको समस्याएं झेलनी पड़ी सारे लोगों को। अभी देखो और आगे आगे क्या हुआ। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपके लिए आना है, अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतनी उम्मीद मैं बता रहा हूं। तो मेवाड़ के शासक और इनसे सबसे ज्यादा खतरा था। अब युद्ध होता है खानवा का अगला, 1527 तारीख वो वर्ष है, और 16 मार्च, 16 या 17 मार्च, और लड़ाई का नाम है खानवा का युद्ध। क्या नाम है? खानवा का युद्ध, ठीक है जी। अब खानवा कहाँ पे साहब? तो खानवा है साहब आगरा से 35-40 किलोमीटर की दूरी पे तो फतेहपुर सीकरी है। आगरा से फतेहपुर सीकरी जाएंगे, जो कि अकबर की राजधानी रही थी, और अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया, बुलंद दरवाजा वहां पे बनवाया था, गुजरात से जीत के आया था, उस समय फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया 1571-72 में, और बुलंद दरवाजा बनवाया, जो कि एशिया का सबसे ऊंचा दरवाजा भी है। अब वहाँ पे पानी की व्यवस्था बहुत खत्म हो गई, खराब हो गई, खारा पानी होता था, तो इस वजह से अकबर ने उसे राजधानी छोड़ करके आगरा राजधानी ले आया था।
ऐसा अकबर के बारे में पढ़ाएंगे। तो फतेहपुर सीकरी से और थोड़ा राजस्थान की तरफ चलेंगे, उधर राजस्थान की सीमा लगती है, जैसे ही आप जाएंगे तो उस तरफ, तो वहाँ तकरीबन 10 या 12 किलोमीटर के अंतराल पे स्थान या जगह पड़ती है खानवा। उसे लोकल भाषा में खानुओं कहते हैं, वहाँ लोकल भाषा में क्या कहते हैं, खानुओं, है ना। जब कैला देवी पदयात्री जाते हैं लोकल के, यहाँ के आगरा के सबसे ज़्यादा दर्शन करने के लिए माता जी के, कौन से महीना में जानते हैं भाई, मार्च के महीना में स्टार्टिंग, होली के बाद जानते पद यात्रा, तो वो जगह स्थान रास्ते में पड़ता है, अधिकांश यात्री उस रास्ते को फॉलो करते हैं, खानवा वाला। वहीं पे यह युद्ध हुआ था 1527 में 16 मार्च को। तो जगह का नाम खानवा है, फतेहपुर सीकरी के पास पड़ती है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा इस तरीके से। अब चर्चा करते हैं इस लड़ाई में। अब ये युद्ध होता है खानवा का, जो कि बाबर सबसे ज़्यादा परेशान था या उनको हराना चाह रहा था, राणा सांगा और अफगानों को हराना चाह रहा था। तो कुछ अफगान भी थे इस लड़ाई में और राणा सांगा मुख्य थे इस लड़ाई को लड़ने वाले, ठीक है। तो 1527 में ये युद्ध होता है। आगे देखिए आप, खानवा की लड़ाई थी, नोट कर लेना, बाबर इसमें विजयी हुआ, ये नोट करते चलना। और मेवाड़ का शासक कौन था इसमें, मेवाड़ का शासक था राणा सांगा, जो कि हार गए थे इस लड़ाई को, हार गए थे। पूरी ताकत से, पूरी बहादुरी से सेना ने, राणा सांगा ने बाबर का मुकाबला किया। ऐसे नहीं कि वैसे ही सरेंडर करके सेना को देख करके, इसमें लिखा है इतिहासकारों ने, पूरी ताकत से, पूरी बहादुरी के साथ, ठीक है, पूरे शौर्य के साथ बाबर की सेना का और बाबर का मुकाबला किया। और अंततः अंतिम रूप से लड़ते लड़ते युद्ध मैदान में, मतलब बेहोश होकर के, कहा जाता है बेहोश होकर के गिर पड़े थे। तो राणा सांगा की सेना ने उनको उठाया और उठा करके अचेत अवस्था, मतलब बेहोशी की अवस्था में वहां से बचाया और बचा करके एक दूर सही स्थान पर ले गए, जहां से उन्हें दिक्कत ना हो, ठीक है। तो उन्हें वहां से बचाया गया राणा सांगा को खानवा की लड़ाई में से। नहीं तो अगर नहीं बचाया जाता, वहीं पे पड़ा रहता, वहीं पे माफ कीजिए पड़े रहते राणा सांगा, तो मार दिए जाते, जैसे इब्राहिम लोदी को मार दिया गया। तो सेना के द्वारा इनको बचा लिया गया था, ठीक है। लेकिन पूरी ताकत से, पूरी बहादुरी से इस युद्ध को लड़ा गया, खानवा की युद्ध को, बाबर से 1527 में, जो कि फतेहपुर सीकरी के पास स्थित है, 10 किलोमीटर के अंतराल पर। अब इसमें देखो सेना की अगर बात करें तो 1:2 की सेना बताते हैं कि जैसे 1000 या 10,000 सेना बाबर की, तो 20,000 सेना किसकी थी, 20,000 सेना राणा सांगा की थी, अनुपात में बताया गया है। लेकिन पर्याप्त मतभेद हैं सेना की संख्या में, इस वजह से हम भी सेना की संख्या पे आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ज़्यादा डिबेट नहीं करेंगे, उस विषय में ज़्यादा नहीं जाएंगे। उस विषय को पेपर वाले ने कभी पूछा भी नहीं है। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग और आपके उदाहरण के लिए, आपके दिमाग के लिए बता दे रहा हूँ। कई बार प्रश्न आता है कि भाई कितनी कितनी सेना रही होगी दोनों पक्षों की, तो इसमें कहा है, डॉक्टर आशीर्वाद श्रीलाल श्रीवास्तव एक जाने माने इतिहासकार थे, उनकी पुस्तकें हैं बहुत सारी भारत के इतिहास में, मेडिवल हिस्ट्री की हो या मुगल साम्राज्य को उन्होंने कवर किया है, पढ़ी भी जाती है यूपीएससी लेवल पे। तो उन्होंने कहा है कि जैसे मान लो 1000 सेना बाबर की तो 2000 राणा सांगा की, या 10,000 सेना बाबर की थी तो 20,000 सेना राणा सांगा की थी। ये अनुपात उन्होंने डिफाइन किया है। इसे तर्क संगत भी बताया गया है कि ये हो सकती है कितनी सेना रही हो दोनों सेनाओं की, ठीक है। अब देखो हुआ क्या कि इस लड़ाई में बाबर ने एक नारा दिया, जिहाद का नारा। पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर की सेना के पैर उखड़ गए बिल्कुल, अगर मैं कहानी सुनाऊं तो आपको। और सेना कह रही कि भाई अब हम ज़्यादा इंडिया में नहीं रहेंगे, भारत में नहीं रहेंगे, गर्मी आने से, चूंकि अप्रैल में लड़ाई भाई, अब अप्रैल तो आप जानते हैं गर्मियों का महीना, अप्रैल के बाद और ज़्यादा गर्मी, मई में, जून में फिर और ज़्यादा गर्मी, और जुलाई में तो तुम्हें पता है गर्मी और पानी नहीं पड़े तो उमस है, बाकी तो जवाब ही ना है कोई, आनंद ही आ जाता उमस और गर्मी में। तो इस गर्मी से और भारत की जलवायु से ज्यादा घबरा रही थी कौन, बाबर की सेना, पानीपत की लड़ाई के बाद। तो सेना के ज्यादातर लोगों ने मन बना लिया कि भाई हमें जाने दो, बाबर से अनुमति मांगी। अब बाबर इधर टेंशन में कि मुझे ये हराने और भारत पे स्थापित होना है, मुगल साम्राज्य की स्थापना करनी है, सेना यहाँ से जाने के चक्कर में अब बाबर खुद टेंशन में हो गया, ठीक है। और सेना में एक और आदत थी, वहाँ गजनी थे जब आए, जैसे अलग अलग इलाकों से आए बाकी बाबर की सेना के लोग, तो गजनी से दारू शराब लेके आए, और कच्ची के पक्की के पौआ लाए के थैलिया लाए, जी पता होना है कैसी शराब लाए, लेकिन शराब लेके आए, जी लिखा है। और शराब पीते भैया, जहाँ जहाँ जैसे विश्राम हो तो रात आ जाती, जहाँ कहूँ सेना जा रही है तो शराब पी के डरे रहते, फिर पता होना दिन कब नहीं कर रहा बिना को, ठीक है। तो बाबर को लगा के पहले इन्हें की शराबें छुड़वाओ और कछु टैक्स लगा दे बाबर ने इधर आके जनता से या अपनी सेना में से, सेना के लोगों में से, या जो जैसे 1526 के बाद शासन करने लग गया तो कुछ टैक्स वगैरह थे जो मुस्लिम लोगों से या सेना के कुछ लोगों से प्राप्त किए जाते थे, तो उनको हटाया बाबर ने सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए। एक व्यापार कर हटा दिया कि जो लोग भारत में स्थापित हो गए व्यापार कर भी लग गए, तो बाबर टैक्स लेने लग गया कि हमें टैक्स दो जब व्यापार करेंगे।
तो व्यापार कर खत्म कर दिया सेना को रोकने के लिए। एक तमगा कर था, उसे भी खत्म कर दिया सेना को रोकने के लिए। और सेना को एक जोरदार स्पीच दिया, जबरदस्त उत्साह से भरा हुआ बाबर ने खानवा की लड़ाई से पहले, कि आपको यहीं रुकना है, उधर तो कुछ नहीं है, अफगानिस्तान काबुल में जाकर के भारत का भविष्य उज्जवल है, पैसा भारत से मिलेगा, संसाधन भारत से मिलेगा, सोना जवाहरात भारत से मिलेगा, भारत की जलवायु से मत घबराइए आप, और शराब पीना बंद कर दो। तो शराब पर पाबंदी लगा दी। सेना बहुत शराब पीती थी, खुद बाबर भी पीता होगा, सेना क्या पीती होगी, ठीक है। शराब पर पाबंदी लगा दी और जितनी शराब लेकर के आए हुए सबरी शराब में नमक डलवा था बाबर ने खानवा की लड़ाई से पहले, और पूरे उत्साह और एनर्जी और जोश के साथ एक स्पीच दिया कि आपको इधर रुकना है और लड़ना है और भारत में स्थापित होना है। और सेना को ज्यादा से ज्यादा संसाधन और धन बांटने लग गया। तो सेना बात मान गई और रुक गई बाबर की, ठीक है। उसने कहा देखा जाएगा गर्मी कैसी पड़ेगी, जलवायु कैसी रहेगी भारत की, ठीक है साहब। और एक और जिहाद का नारा दिया सशक्त करने के लिए। उसने कह दिया कि भाई भागो मत मैदान छोड़ के, सेना भाग रही थी मैदान छोड़ के उसकी। उसने कहा जिहाद, जिहाद का मतलब अब धर्म की लड़ाई है, अब आर पार की लड़ाई है, बाबर ने ये कह दिया। अब मुस्लिम धर्म को स्थापित करने की लड़ाई है भारत में। तो सेना में बहुत सारे और कचू ऐसे आदमी थे, वो कह रहे यार बात तो सही कह रहा हो, स्थापित करो इस देश में इस्लाम धर्म को। तो जिहाद का नारा कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि बाबर ने कौन सी लड़ाई में जिहाद का नारा दिया। तो उत्तर याद रखना, खानवा की लड़ाई में जिहाद का नारा दिया था बाबर ने। जिहाद का मतलब इस्लाम धर्म को स्थापित करना, मुस्लिम धर्म को स्थापित करना, धर्म का युद्ध बना दिया बाबर ने, कैसे भी पढ़ सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो जिहाद का नारा दे दिया था, अपनी सेना को दोबारा से स्थापित करने के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए ये सारे काम किए। दारू को बंद कर दिया, टैक्सों को हटा दिया जो व्यापार करने लग गए थे, सारी चीजों को कम कर दिया था, ठीक है। तो जिहाद का नारा खानवा के युद्ध में दिया गया, जो कि धर्म की लड़ाई को दिखाता है। अब देखिए, एक हसन खां व्यक्ति था, हसन खां मेवाती, महमूद लोदी था और आलम खां था। ये तीनों राणा सांगा के साथ में लड़े थे। ये तीनों अफगान थे। तीनों कौन थे? अफगान। नाम नोट कर लेना इनके, हसन खां मेवाती, महमूद लोदी। ये अलग अलग रियासतों के थे। हसन खां मेवाती, मेवात का था, महमूद लोदी भी था, और आलम खां लोदी। ये तीनों राणा सांगा के साथ लड़े। ये कौन थे? अफगान। और राणा सांगा कौन था? राजपूत। बाबर को खतरा किससे था? अफगानों से और राजपूतों से। तो ये मिलके लड़े। इनने तो एक संयुक्त सेना बना रखी कि बाबर को हराना है। तो ये युद्ध होता है। अब युद्ध होता है तो कौन जीतता है इसमें? बाबर जीतता भाई साहब। अब आपको पता ही है, बाबर के साथ हुमायूं लड़ रहा था और तोपों का इस्तेमाल लगातार कर रहा था, जो कि व्यवस्था हमारे भारत के किसी भी शासक पर नहीं थी, तोपों की व्यवस्था इधर। तो बाबर को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका तोपों की रही है, बहुत शानदार तरीके से, बाबर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो। अब देखो, राणा सांगा अपनी जान बचा करके यहां से निकला और चित्तौड़गढ़ मेवाड़ अपना पहुंच गया वो, ठीक है। और ये भी लोग अपनी जान बचा करके यहां से निकल गए और ज्यादातर लोग पकड़े गए, वो मारे गए खानवा की लड़ाई में। और जितने राजपूतों के सरों को काट दिया था बिल्कुल। खानवा का युद्ध इतना नृशंस युद्ध था, बाबर ने इतने नृशंस तरीके से हत्या करी थी। इस युद्ध में लिखा है कि सरों को काट करके एक ढेर लगा दिया था, बहुत बड़ा ढेर लगा दिया था, ऐसा कि टावर खड़ा कर दो इतनी ऊंचाई तक। इतने सरों को काट दिया था सेना के लोगों का। किन के सरों को काट दिया था? राजपूतों के सरों को काट दिया था। और मंगोलों की ऐसी परंपरा रही है कि जहाँ को युद्ध लड़ते हैं वहां सेना के सैनिकों के सरों को काटते थे, अपने भी देशों में जहां से वो लोग आए, और फिर खुशी मनाते थे। परंपरा रही है खुशी मनाने की, सरों को काट के ढेर लगाओ और फिर खुशी मनाओ, ये बड़ी परंपरा रही है। तो इस लड़ाई में लिखा गया है कि राजपूतों के मुंडों को, सरों को, मुंड मतलब सरों को ढेर लगाकर खुशी मनाने की परंपरा रही मंगोलों की। और ऐसा ही बाबर ने कराया था। कितने नृशंस तरीके से हत्या करके एक पूरा टावर खड़ा कर दिया, ठीक है, और खुशी मनाई बाबर ने राजपूतों के सरों को काट करके। यहां से युद्ध था खानवा का, ये यहाँ पे समाप्त होता है खानवा का युद्ध। अब अगले युद्ध पे बात करते हैं। क्लास थोड़ी लंबी होगी लेकिन टॉपिक खत्म होगा इसमें। चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध है? चंदेरी का। अब यहाँ से राजपूतों को तो हरा दिया एक तरीके से, राणा सांगा को तो हरा दिया। राणा सांगा यहाँ हार जाता है और मेवाड़ में जाकर के राणा सांगा की 1528 या 1530 में मृत्यु हो जाती है, नेचुरल डेथ हो जाती है 2-3 साल के बाद वहां पे। तो राजपूतों का भी खतरा खत्म हो गया। अब खतरा रह गया बाबर के सामने अफगानों का, सिर्फ और सिर्फ किनका? अफगानों का। अब अफगानों को हराना चाह रहा है वो, और राजपूत भी था एक शासक। तो चंदेरी की लड़ाई होती है 29 जनवरी को और वर्ष थी 1528। बाबर और मेदिनी राय के मध्य में होता है। शासक कौन था? मेदिनी राय। ताकतवर राजपूत शासक था भाई साहब, ये लिख लेना, राजपूत शासक था। ये युद्ध हुआ जिसमें कौन जीता? बाबर जीता। बाबर ही जीत रहा है भैया, सब लड़ाइयों में बाबर जीता है, कोई दिक्कत की बात नहीं।
अब चंदेरी कहाँ पे? चंदेरी है मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पे पड़ता था, मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर, ठीक है। और यहाँ से उत्तर भारत की सीधी सड़क निकलती थी, दक्षिण भारत को जोड़ती थी इस हिस्से से। तो बाबर के लिए बड़े महत्वपूर्ण हो गया ये इलाका। कौन सा क्षेत्र हो गया? चंदेरी वाला। बाबर ने कहा कि भाई ये सड़क जा रही है इस हिस्से से निकल के जो उत्तर से दक्षिण को जोड़ रही है मालवा और बुंदेलखंड के बीच में, तो बिल्कुल मध्य प्रदेश वाला हिस्सा पढ़ सकते हैं आज की डेट में आप। कौन सा हिस्सा पढ़ सकते हैं? एमपी का। और मध्य प्रदेश मध्य भारत में स्थित है, जो कि उत्तर को दक्षिण से जोड़ता है और दक्षिण को उत्तर से जोड़ता है, जिसमें ऊपर की एक नदी बहती है जो कि पश्चिम भारत की सबसे लंबी नदी है, पश्चिमी भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसका नाम है नर्मदा नदी। लगभग 1312 किलोमीटर में ये बहती है अमरकंटक के पठार से निकलने के बाद मध्य प्रदेश में। कौन से पठार से? अमरकंटक के पठार से निकलने के बाद। और विश्व भारत के बहुत सारे प्रसिद्ध इस पर वो भी हैं, क्या बोलते हैं, वाटरफॉल्स भी हैं इस नदी पर। और ये नदी गिर जाती है अरब सागर में, खम्बात की खाड़ी में जाकर के। यहाँ पे आलिया बेट और खादिया बेट द्वीप हैं जो गैस और तेल का उत्पादन भी करते हैं। खैर, बात कर रहे हैं मालवा और बुंदेलखंड की, ठीक है। तो इसकी सीमा पर स्थित है कौन सी जगह? चंदेरी। तो उसने कहा भाई इसे जीतेंगे। शासक कौन था? मेदिनी राय, ताकतवर राजपूत शासक। ये भी राजपूत शासक था, राणा सांगा भी राजपूत शासक था, अभी राजपूत शासक से ही लड़ रहा है यहाँ पे। तो इस युद्ध में भी, क्योंकि उत्तर भारत को जोड़ने वाली सड़क जा रही थी यहाँ से, अब उसने कहा कि सेना को इधर से उधर मूव करना है तो ये जीतना बहुत जरूरी है सामरिक दृष्टि से। सामरिक का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे स्थान पे आप कहीं जा रहे हैं, अगर बीच में कोई स्थान पड़ रहा है और वहां की मुख्य सड़क जा रही है तो बार बार यहाँ से हमारा आना जाना होगा, तो इससे पहले अपने कब्जे में लो भाई। तो बाबर का ये भी महत्वपूर्ण वो था कदम यहाँ पे, सामरिक दृष्टिकोण इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो बाबर ने काय पे आक्रमण कर दिया? चंदेरी पे आक्रमण कर दिया। इससे पहले अलवर को जीता, चंदावर को जीता, एटावा को जीत लिया था। इनको जीतने के बाद काय पे आक्रमण कर दिया? चंदेरी पर। ये भी जीत लिए थे, छोटी मोटी रियासतें थी सब बाबर ने इससे पहले, ठीक है। अब मुगलों ने चंदेरी के दुर्ग को घेर लिया और घेर करके राजपूतों पर आक्रमण कर दिया। राजपूत शासक किस पर आक्रमण कर दिया? मेदिनी राय पर। जैसे ही मुगल की सेना ने, बाबर की सेना ने इस किले को घेर लिया, किसके किले को घेर लिया? चंदेरी के किले को घेर लिया। कहाँ पे? मालवा और बुंदेलखंड में जो स्थित था। तो वहां की जो स्त्रियां थीं राजपूतों की, उन्होंने अपनी आबरू की, अपनी मान को, अपने सम्मान को बचाने के लिए जौहर कर लिया महल के अंदर ही। ये लिखा है इतिहास में, सारी स्त्रियों ने, जिससे कि मुगल साम्राज्य के लोग या बाबर की सेना के लोग निरसंस, जिन्होंने खानवा के युद्ध में निरसंस हत्या कर दी सभी की सरों को काट करके, वो अंदर प्रवेश करें उससे पहले उन्होंने जौहर का मतलब है महल के एक बड़े कक्ष में जाकर के आग लगा करके और अग्नि में अपने आप को मतलब कूद जाना उसके अंदर, या शामिल हो जाना, अपने आप को जला लेना, जौहर कहलाता है। तो स्त्रियों ने जौहर कर लिया इस लड़ाई में। कौन सी लड़ाई में? इस वाली में, चंदेरी के युद्ध में। और क्या कर लिया, आप आगे पढ़ेंगे, जौहर कर लिया स्त्रियों ने और मेदिनी राय युद्ध में मारा गया। ये भी नोट कर लेना, मेदिनी राय को भी पकड़ करके युद्ध में मार दिया बाबर की सेना ने यहाँ पे। कौन से युद्ध में? चंदेरी के युद्ध में, जो 29 जनवरी 1528 को हुआ था। और मालवा का पठार बहुत फेमस है, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। इस पे चंबल नदी भी बहती है मालवा के पठार से होकर के। काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी का मतलब रेगुर मिट्टी भी इसे बोलते हैं। इस मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है। काय की खेती होती है भैया? कपास की खेती होती है। ये भी पॉइंट नोट कर लेना आप, ठीक है। अब मेदिनी राय, अब जे क्या पढ़ाएं, बहुत सारे मुगलों ने करे तो मार खावे के काम है, लेकिन वह टाइम पे मार देने वाला कोई था नहीं। अब क्या करें, आज हम आते हैं, सरकार भी है, सारी चीज है, आपको बताइए। अब देखो क्या बताएं आपको, आगे बताते रहेंगे धीमे धीमे आपको सारी कंडीशन है ना। तब मेदिनी राय की 2 पुत्री थी, राजपूत शासक था। ज्यादातर स्त्रियों ने तो जौहर कर लिया, तो 2 पुत्रियों को पकड़ा। अब बाबर ने एक पुत्री को हुमायूं को दे दिया, एक को कामरान को दे दिया, अपने 2 पुत्रों को दे दिया। बड़ा हरामीपना किया था इसने, ठीक है। ये काम किए इसने, बड़े कमीनपने के काम करें, क्या बताऊं मैं आपको, सही शब्द नहीं है क्लास में पढ़ाते समय लेने के लिए, लेकिन काम तो इन्होंने किए मार खाने के। ऐसा काम नहीं करना था। भारत में आए, भारत को लूटा, आगरा को लूटा, आगरा से सोना लिया, आगरा से हीरे लूटे, आगरा से सारी चीजें लूटी, है ना। और लोगों को मारा, सर काट करके मारा लोगों को। उसमें थोड़ी सी हमारे भारत के शासकों की कमी थी कि आपस में लड़ रहे थे। भाई आपस में नहीं लड़ना, यूनिटी के साथ रहना, पूरे देश को, पूरे समाज को यूनिटी के साथ, एकता के साथ रहना। जब विरोधियों को हरा सकते हैं तभी हरा पाएंगे विरोधियों को, है ना। इतिहास गवाह है, बताएंगे आपको आगे आगे उदाहरण। अब अगला युद्ध आता है भाई साहब, घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध आता है? घाघरा का युद्ध आता है 5 मई 1529। जे कहाँ गया, जे 28 में हुआ और जे 29 में। जे लास्ट का युद्ध है, बाबर का अंतिम युद्ध था और इसमें वो अफगानों को हराना चाह रहा था। तो देखिए बाबर और अफगानों के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। बाबर ही जीतेगा भैया,
बाबर का ये अंतिम युद्ध था, बिल्कुल अंतिम युद्ध था। अब क्या था इसमें, बाबर और एक बंगाल का शासक था, बाकी बड़े अच्छे संबंध है बंगाल के शासक के और बाबर के वास्तव में। बंगाल का शासक था नुसरत शाह, उसके अच्छे संबंध हो गए, आपस में दोस्ताना संबंध हो गए। लेकिन नुसरत शाह अफगानों की मदद करने लग गया, अलग अलग शासकों की। तो बाबर ने कहा यार अफगानों की मदद नहीं करोगे आप, अफगानों की मदद को रोको। संदेश भिजवाया। नुसरत शाह जो बंगाल का शासक था उसने कोई जवाब नहीं दिया बाबर के संदेश का। तो उसने समझा कि भाई ये नहीं मानेगा, तो बाबर को फिर युद्ध करना पड़ गया, लास्ट का और अंतिम युद्ध। तो बंगाल का शासक नुसरत शाह अफगानों की मदद करता था, तो इस वजह से मदद करने से रोका, नहीं माना वो शासक। तो बाबर ने गंगा नदी को पार करके घाघरा नदी के तट पर, ये कौन सी जगह हुआ था, घाघरा नदी के तट पर, इस वजह से युद्ध का नाम क्या है, घाघरा नदी, माफ कीजिए घाघरा। घाघरा नदी के तट पर बंगाल और अफगान शासकों को और बंगाल की सेना को संयुक्त रूप से हरा दिया। ठीक है, घाघरा का जो युद्ध हुआ उसमें किसको हराया बाबर ने, एक तो अफगानों को हराया, सिर्फ अफगानों को हराया, यहाँ ये लिख लेना आप, अफगान शासकों को हराया और बंगाल की सेना को भी हरा दिया। जो बंगाल के जो उत्तराधिकारी थे, माफ कीजिए, जो बंगाल को चला रहा था उसका नाम क्या था, नुसरत शाह, एक शासक था। बाबर ने पहले मना किया, वो नहीं माना, तो फिर लड़ लो भैया, लड़ लो, तो आ जाओ मैदान में। तो गंगा नदी आपको पता ही है बंगाल में बहती है, अथवा 5 राज्यों में बहती है, बंगाल के बाद वहां चली जाती है, कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में। यहाँ गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो गंगा मध्य में पड़ी, तो उसे पार कराया सेना के द्वारा। पार कराने के बाद घाघरा के तट पर पहुंचे, वहां घाघरा नदी का उल्लेख है प्राचीन भारत में इस युद्ध में, और संयुक्त सेना को हरा दिया। और बाबर का जी अंतिम लड़ाई थी 1529 की, उसके बाद बाबर 1530 में आता है। और एक और बात मैं बता दूं आपको, मध्यकाल की पहली लड़ाई थी, जो पहला युद्ध था जो जल में और थल में लड़ा गया, नोट कर लेना। मध्यकाल की पहली लड़ाई थी घाघरा की लड़ाई, जो जल में भी लड़ा गया, मतलब नदी थी, नदी का बहुत बड़ा वहां पे क्षेत्र था, नदी में भी लड़ा गया, सेना आपस में आमने सामने नदी में भी आ गई, और थल पे तो लड़ाई गया। तो पहली लड़ाई जो जल और थल में लड़ी गई, घाघरा के युद्ध किसके मध्य हुआ, बाबर और अफगान शासकों के मध्य, या बंगाल संयुक्त सेना के मध्य में। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। अब 1530 में आ जाता है पॉइंट। 1530 में बाबर की मृत्यु होती है। बाबर की मृत्यु होने से पहले बाबर हुमायूं को भेज देता है संभल की जागीर दे करके। जागीर मतलब वहां की रियासत। संभल एक जिला है इस समय उत्तर प्रदेश का, वहां पे एक जामा मस्जिद भी बाबर ने बनवाई, वो बताएंगे आगे के पॉइंट में आपको अगली क्लास में। तो जैसे उसका पुत्र बीमार हो गया हुमायूं, तो बाबर आगरा में था, बाबर ने आगरा में हुमायूं को बुलवाया, बहुत तेज बीमार था। तो बाबर ने, इतिहासकार कह रहे हैं अलग अलग भैया, बाबर ने कहा कि भाई हुमायूं ऐसा ही कर दो और मुँह बीमार कर दो। अब ये देख रहे हैं, जे भाई बात लिख रही है किताब में, ठीक है, मतलब उन्होंने जे किया, उसमें लिखा है पुस्तकों में कि आप मेरे पुत्र को सही कर दो और मुझे बीमार कर दो। तो पुत्र सही हो गया हुमायूं, और बाबर बीमार हो गया, ऐसा लिखा है कई इतिहासकारों ने। जो एक तर्क संगत कारण है, और कारण हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन बता रहा हूं आपको। दूसरा कारण है कि बाबर की जो मृत्यु हुई, वो इब्राहिम लोदी की मां ने जहर दे दिया था खाने में से। किसने जहर दे दिया, इब्राहिम लोदी की मां ने। ये किसने बोली है ये बात कि इब्राहिम लोदी की मां ने बाबर को जहर दे दिया, इस वजह से 1530 26 दिसंबर आगरा के आरामबाग में उसकी मृत्यु हो गई। ये कहां पे मिलता है हमें पढ़ने को, ये मिलता है कि बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की बहन थी, जिसका नाम था गुलबदन बेगम। उसने एक किताब लिखी हुमायूं नामा, अपने भाई के जीवन के बारे में लिखा है उसने। तो उस पुस्तक में गुलबदन बेगम ने लिखा है कि पिता की मृत्यु अथवा बाबर की मृत्यु कैसे हुई है, इब्राहिम लोदी की मां ने जहर दे दिया था, इस वजह से। इब्राहिम लोदी की मां तो अपने बेटे का बदला लेने के चक्कर में घूम रही थी, और इसने परिवार वालों से कुछ नहीं कहा था, सुरक्षित रखा था परिवार वालों को। ये एक इतिहासकार ने बताया है। दूसरा इतिहासकार कहता है कि जी जलवायु की वजह से मर गया बाबर लास्ट में 4 साल में। बाबर भारत की जलवायु को सहन नहीं कर पाया, गर्मी को सहन नहीं कर पाया, मरा तो जाड़े में, पता ना कैसे गर्मी ना सहन कर पाया भाई। तो पर भाई गर्मी तो बीमार है वो चक्कर जी, ठीक है, गर्मी जलवायु में मई जून जुलाई के महीने में बीमार हो गया होगा, ऐसा हो सकता है। तो अलग अलग तथ्य हैं बाबर की मृत्यु को लेकर के। हम सिर्फ ये पढ़ेंगे जो पेपर में पूछा जाता है कि बाबर मर गया 26 दिसंबर 1530 को, बात खत्म। आगरा में मर गया, आगरा के आरामबाग में उसे दफनाया गया। बाद में उसकी पत्नी का नाम मैं आपको बताऊं, बाद में उसकी पत्नी मुबारक यूसुफ जई उसकी अस्थियों को यहां से ले गई शेरशाह सूरी के शासनकाल में, और काबुल में जाकर के दफनाया गया। इस समय बाबर की समाधि काबुल में है। अब बाबर बागों को लगाने का शौकीन था, तो आगरा में उसने बाग भी लगवाए, है ना। ये पॉइंट याद रखना। कलंदर की उपाधि उसने धारण करी उदारता की वजह से, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। बादशाह की उपाधि भी उसने भारत में धारण करी। बादशाह की उपाधि तो काबुल में ही धारण कर ली थी उसने, फिर भारत में भी अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया था।
ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। अपने पुत्र हुमायूं को लेकर के ही आया वो भारत में, कामरान को भी ले आया था एक समय में भारत में, है ना। और अपने जीते जी अपने चारों पुत्रों को शासन बांट गया, जिसमें से हुमायूं को अपना मरने से पहले उत्तराधिकारी घोषित कर गया कि आप दिल्ली के राजा रहेंगे, दिल्ली के बादशाह रहेंगे। अब बाबर के विषय में हम पढ़ेंगे कि बाबर के शासनकाल में चित्रकार कौन था, कि बाबर ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई। एक बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया 1528 में अयोध्या में, वो काफ़ी विवादित थी। 1992 में कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, माफ़ कीजिए कल्याण सिंह जी नहीं थे, 1992 में उसे गिरा दिया गया स्वसेवक के लोगों के द्वारा, या क्या बोलते हैं उन्हें, कार सेवकों के द्वारा गिरा दिया गया। उसके बाद वो विवादित रही, कोर्टों में लंबे समय तक फैसला चलता रहा, हाई कोर्ट इलाहाबाद में रहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उस पर अंततः, और फिर राम मंदिर का वहाँ पर निर्माण हो रहा है। और एक और मस्जिद बनवाई बाबर ने यूपी के संभल जिले में, जिसकी कमान हुमायूं को सौंपी गई थी, वहाँ पर भी जामा मस्जिद है, ये भी पेपरों में पूछी गई है। इन सारी मस्जिदों को या अलग अलग शासकों की चीज़ों को मैं अलग एक क्लास में पढ़ाऊंगा। तो बाबर का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। जो भी कुछ रह गया हो, जो भी चीज़ें आपको एरर्स लगी हो, तो वो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे दिक्कत थी, वहाँ पे नहीं थी, ठीक है। तो मैं उसे अगली क्लास में सुधारने की कोशिश करूँगा। बाकी की मेरी पूरी कोशिश रही है कि आपका प्रश्न, आपका पॉइंट मुगल साम्राज्य से पहले शासक से बिल्कुल ना छूट पाए, तो पढ़ाने की पूरी भरसक मैंने कोशिश करी है इस क्लास में। तो क्लास के साथ आप जुड़े रहा करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्लास को, चैनल को। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है, कोई इसका चार्ज नहीं है बिल्कुल भी। प्ले लिस्ट में जाकर के बाकी के टॉपिक्स को आप पढ़ते रहें। संविधान और मुगल साम्राज्य का टॉपिक लगातार आपको मिलता रहेगा। क्लास कैसी लगी ये अंत में कमेंट करके अवश्य बता के जाएं। यदि आप कमेंट करते हैं तो हमारा भी उत्साह बढ़ता है, हमारी छोटी सी टीम का और हमारे चैनल से जुड़े हुए सभी लोगों का उत्साह बढ़ता है। इसके साथ अगले दिन हम और जोर से मेहनत कर करके आपके लिए लेकर के आते हैं। अपना ख्याल रखिए, कल मिलते हैं, नमस्कार।